तो नमस्ते साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले डालते हैं नजर कुछ तथ्य पर। ठीक है, जो पहले रह भी गया था, कुछ चीजें हैं। देखिए, जैसे पहले ये है, ये न्यूज है। ये न्यूज आज का नहीं है, कुछ टाइम हो गया। ठीक है, 4-5 दिन पहले का है। बोइंग विमान दुर्घटना सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुआ। ठीक है, कहा हुआ है? तो ये गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको याद रखना है यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो दुर्घटना हुआ था, प्लेन क्रैश जो हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है। कहा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ठीक है, और कहा ये गुजरात में। तो पूछने का एग्जाम में यही पूछ सकता है कि कौन से हवाई अड्डे पे, कौन से एयरपोर्ट पे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे। एक और पूछ सकता है, ठीक है, ये जो हवाई जहाज क्रैश हुआ है वो कौन सी कंपनी की है? तो देखिए, बोइंग बोइंग कंपनी की है, और इसका पूरा नाम है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। 787 ड्रीम लाइनर इस एरोप्लेन का नाम है। आखिर कौन सी कंपनी की है? बोइंग की। और बोइंग क्या कंपनी है? यूएस की। यूएस की, ठीक है, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट की। ठीक है। इसमें और जानने योग्य बातें जो है, एक और बात है, वो है कि देखिए, जब प्लेन क्रैश हुआ था तो 242 पैसेंजर थे उसमें। ठीक है, एक पैसेंजर प्लेन था और उसमें 242 यानी 242 पैसेंजर थे, जिसमें से मात्र एक बचा हुआ है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रमेश कुमार विश्वास। रमेश कुमार विश्वास। ठीक है, ये लोन सर्वाइवर है। लोन सर्वाइवर मतलब कि इकलौता बचा हुआ आदमी। ठीक है, ठीक है, तो दो बातें हो गई। और एक और बात है इसमें, एक, जब प्लेन क्रैश हो रहा था तब प्लेन का कैप्टन मेडे, मेडे एक वर्ड है जो उन्होंने 3 बार कॉल किया था। मेडे, ये काफी न्यूज में देखे होंगे आप लोग, फ्लैश हो रहा है मेडे। ये मेडे है क्या? देखिए, मेडे एक वो वर्ड है, ठीक है, वो कीवर्ड भी कह लो आप। ठीक है, भाषा में जैसे मान लीजिए कोई खतरे में है, ठीक है, खतरे में, काफी डेंजर में है, तो वो ये कॉल करता है। लाइक आपका एरोप्लेन हो गया, या फिर कह लो पानी के जहाज हो गया, शिप जिसको कहते हैं। ठीक है, एरोप्लेन, शिप, जो भी है, उसकी जब खतरा महसूस होता है कि मतलब कि अब पानी सर से ऊपर है, कहने का मतलब है कि अब उसमें आदमी बचने वाला नहीं है, तब मेडे का कॉल लिया जाता है। ठीक है, मेडे का कॉल तब लिया जाता है जब लगे कि अब कोई बचेगा नहीं। ठीक है, तो मेडे का कॉल लेता है कैप्टन। ये 3 बार लिया गया था। अभी ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये पहले देखते हैं। ये जो वर्ड बना है मे आइडर, मे आइडर एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड है मे आइडर, एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। ठीक है, हेल्प मी, मेरी मदद करो। मेड का मतलब यही होता है, ठीक है, कि मैं अंतिम सिचुएशन में हूं, अब लगता है कि हम बचेंगे नहीं। तब क्या आता है? जहाज का, एरोप्लेन का या शिप का, यानी जहाज का कैप्टन जो है कॉल लेता है मेडे का। ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन में। तो यही है, आप लोग देख लीजिएगा। ये दो चीजें जानने, दो तीन चीजें थी। एक रमेश कुमार विश्वास जो लोन सर्वाइवर है, और ये कंपनी कहाँ की है, तो यूएस की है। और ये मेडे क्या होता है? मेडे वर्ड काफी जगह आ रहा है, बार बार न्यूज में भी आ रहा है। ठीक है, इसलिए इस चीज को हमने जानने की कोशिश किया है। चलिए, इसके बाद आगे, इसमें इतना ही। देखिए, आधार ओटीपी मस्ट फॉर तत्काल बुकिंग फ्रॉम 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई से तत्काल बुकिंग के लिए, तत्काल बुकिंग के लिए आधार ओटीपी जरूरी है। मुझे तो लगता है कि ये जो पहल है सरकार का, ये बहुत अच्छा है। होता क्या था कि जब टिकट बुक करना हो, देखिए मैं तो इसको एक्सपीरियंस किया हूं, जब भी टिकट बुक करने जाते हैं हम लोग, तो होता क्या है, कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए, जब तत्काल बुकिंग होता है 10 बजे, तत्काल बुकिंग कब होता है?
10 बजे सुबह। अगर एसी का बुकिंग करना होगा, एसी का टिकट करना होगा तो 10 बजे सुबह में। अगर आप बुकिंग करने जाएंगे तो होता क्या है कि वहां पे कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या होता है, वेबसाइट रुक जाता है। ये क्यों रुकता है? भीड़ बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। अब भीड़ किसकी होती है? एजेंट्स की। एजेंट्स जो टिकट जो टिकट बनाते हैं, जो मार्केट में बैठे होते हैं, एजेंट्स। ठीक है। इनके पास ना एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम है गोगो। गोगो इस सॉफ्टवेयर का यूज करके ये टिकट बनाते हैं। जब ये टिकट इस सॉफ्टवेयर को यूज करके बनाते हैं तो होता क्या है, जो नॉर्मल आदमी, जैसे हम जैसे आदमी है, जो टिकट बनाते हैं अपने लिए कि हमें ट्रेवल करना है, मान लो यहाँ से मुझे कहीं जाना है तो हम ट्रेवल करते हैं। तो ट्रेवल करने को अगर टिकट नहीं है तो तत्काल बुकिंग करते हैं हम लोग। तो तत्काल बुकिंग में होता क्या है कि ये लोग इस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको हैक कर लेते हैं, और हैक करके क्या करते हैं, अपने थोड़े से पैसे के लालच के चक्कर में क्या करते हैं, वो अपना टिकट बुक करके दे देते हैं नॉर्मल लोगों को। ये कौन बुक करता है? एजेंट। किसके थ्रू? इसके थ्रू। और हमसे ज्यादा पैसा चार्ज कर लेते हैं और हमारे टिकट बन नहीं पाता है। ठीक है। मतलब ऐसा नॉर्मल तरीके से आप तुम टिकट बुक करेंगे तो उस टाइम टिकट बुक नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या है, सरकार ने क्या किया है, देखिए। अब क्या है कि अब क्या है कि जब अब हम टिकट बुक करने जाएंगे, मैं अपना टिकट बुक करने जाऊंगा तो होगा क्या, तो उस टाइम जो मेरा आधार है उसको ओटीपी आएगा। ठीक है। और ओटीपी डालूंगा तो टिकट बुक हो जाएगा। तो ये सिस्टम जब हो जाएगा तो सबका आधार कार्ड एजेंट के पास होगा तो नहीं, और उसी के मोबाइल पे आएगा। अब सबका मोबाइल नंबर एजेंट के मोबाइल नंबर से ऐड तो नहीं, आधार नंबर, आधार कार्ड नंबर जो है वो एजेंट के नंबर से तो होगा नहीं। ऐसे क्या होगा, एजेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फेल मार जाएंगे। और नॉर्मल टिकट जो आधार जो तत्काल टिकट है और नॉर्मल आदमी को आसानी से मिल जाएगा। ये एक तरह से सरकार का अच्छा पहल है। ठीक है। नॉर्मल लोगों तक टिकट आसानी से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यही है, ये आधार 15 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। ठीक है। और तत्काल बुकिंग के लिए आधार ओटीपी जरूरी हो जाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा कि नॉर्मल लोगों को भी आसानी से टिकट मिलने लगेगा। ठीक है। यही है, आधार ओटीपी जरूरी, मतलब कि जिससे टिकट आसानी से लोगों को मिल जाए। चलिए अगला। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस के लिए एसी हेलमेट। वाह। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है, एसी हेलमेट की बात कर रहा है। ठीक है। एसी हेलमेट फॉर ट्रैफिक पुलिस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ट्रैफिक पुलिस को एसी का हेलमेट दिया जाएगा। देखिए, आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये एसी हेलमेट है। ये वाला पार्ट जो है एसी हेलमेट है। इसमें है क्या कि ये जो एसी हेलमेट में है क्या, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल डिवाइस वो डिवाइस होता है जो हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इस हेलमेट के अंदर एक बैटरी लगा होगा जिसको रिचार्ज करके, यानी रिचार्ज करने के बाद ये 4 से 5 घंटे चलेगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है। 4 से 5 घंटे चलेगा। और ये क्या, जो नॉर्मल टेम्परेचर है बाहर का, उससे 10 डिग्री टेम्परेचर कम कर देगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा ट्रैफिक पुलिस है जो लगा के चलेगा इसको, उनको बाहर के टेम्परेचर से 10 डिग्री कम टेम्परेचर होगा, तो ये थोड़ा सा रिलीफ वाली बात होगी उनके लिए, तो दिन भर गाड़ी पे बैठ के इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है ना। तो किसका काम है? ट्रैफिक पुलिस का। तो देखिए, ये है कि अब इसका काम क्या है, बाहर का बाहर के गर्म हवा को अंदर लेके जाएगा, उसको ठंडा करके हमारे शरीर बॉडी के अंदर ये क्या करेगा, छोड़ेगा। जिससे क्या होगा कि हमें बाहर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर महसूस होगा, गर्मी कम लगेगी। ठीक है। ये सर के साथ साथ, यानी सिर के साथ साथ, ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है। वो टेम्परेचर क्या, बाहर के टेम्परेचर से 10 सेंटीमीटर कम, बाहर के टेम्परेचर से 10 सेंटीमीटर कम। ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर, 10 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री, 10 डिग्री कम कर देगा बाहर के टेम्परेचर से। 10 डिग्री ये क्या करेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा, टेम्परेचर को क्या करेगा, रिड्यूस, कम कर देगा, कम कर देगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही थी। इससे पहले, ये अभी नया नहीं है, इससे पहले दिल्ली, गुजरात और राजस्थान, यानी
ये पहले दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में ऑलरेडी ये एसी हेलमेट का यूज हो रहा है। ठीक है, इसका काम क्या है देखो, एक रिचार्जेबल बैटरी से हेलमेट के अंदर लगे पुलिस कूलिंग सिस्टम को पावर मिलती है। ठीक है ना, एक रिचार्जेबल बैटरी से हेलमेट के अंदर इस हेलमेट के अंदर एक रिचार्जेबल का मतलब हो गया उसको रिचार्ज कर, मतलब बैटरी खत्म होगा तो उसको रिचार्ज कर दिया जाएगा। इसका बैटरी की कैपेसिटी 4 to 5 घंटा, 4 से 5 घंटे का होगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें, कूलिंग सिस्टम आसपास के गर्म हवा को क्या करेगा, ठंडा कर देगा। ठीक है, इसमें वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए ठंडी ठंडी हवा हेलमेट के अंदर जाती है। सिर के साथ साथ ये बोला मैं जैसे आपको, बैटरी जो बॉडी के टेम्परेचर को भी ये कम करेगा। ठीक है ना, बाकी जो ये 4 से 5 घंटा रिचार्जेबल होगा। पोर्टेबल मतलब बता ही दिया आप लोग को, पोर्टेबल मतलब कि ऐसा सिस्टम, पोर्टेबल सिस्टम वो सिस्टम कहलाता है जो एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, वही पोर्टेबल होता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये आदमी पहन के घर में तो नहीं बैठेगा, इसको लेके ही जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया जेंडर गैप इंडेक्स 2025। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखिए, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 131 है। ठीक है, ये 2025 का है, 131 है। ठीक है, 2024 में कितना था, 2024 में 129, 129। अभी निकालता कौन है, जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है, बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसमें टोटल देश 148 होता है, 148, टोटल 148 देश होते हैं। ठीक है, और 148 में से भारत का कितना स्थान है, 131। ठीक है, साउथ एशिया में सबसे कम, साउथ एशिया में सबसे कम किसको मिला है रैंक, भारत को। ठीक है ना, जेंडर गैप में। अब बात करते हैं जेंडर गैप का। जेंडर गैप होता क्या है, वैसा गैप, ठीक है, गैप बिटवीन, मतलब कि मेल एंड फीमेल, गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के बीच के गैप गैप की बात कर रहा है ये। वही होता है जेंडर गैप। ठीक है, गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल। अब ये गैप किस किस एरिया में होगा, तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ठीक में, और इक्वालिटी। इक्वालिटी बोले तो आप लोग समझा देता हूं, थोड़ा सा इक्वालिटी समझ लीजिए। इक्वालिटी लाइक कि यहाँ पे इस स्टेट में 1000 लड़के हैं तो उस 1000 की जगह लड़कियों की जनसंख्या कितनी है, 800, नहीं 200 का गैप है। ठीक है, 200 का गैप है, तो यही जेंडर गैप है। ठीक है ना, इन्हीं चीजों को लेके क्या किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक जेंडर गैप निकाला। ठीक है, वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड के ये क्या, वर्ल्ड फोरम पे ये क्या किया, इन्हें एक इंडेक्स निकाला जिसको जेंडर गैप बताया, और इसमें भारत का रैंक कितना है, 131। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखना है। हिंदी मीडियम वालों, विश्व आर्थिक मंच इसको कहेंगे हिंदी में। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए आगे। किस राज्य सरकार ने आईएनएस गुलदार को भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में बदलने के लिए एक परियोजना शुरू की है। Which state government has launched a project to convert INS गुलदार into India's first underwater museum। कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया में ऐसा कौन सा राज्य है जो इंडिया में सबसे पहले अंडर वाटर, मतलब कि पानी के अंदर क्या करने जा रहा है, म्यूजियम बनाने जा रहा है। ठीक है, पानी के अंदर कैसे बनाएगा भाई, देखिए आईएनएस गुलदार है। अब आईएनएस जो है इसको कहा जाता है इंडियन नेवी शिप। ठीक है, इंडियन नेवी शिप।
इसका नाम क्या है? गुलदार। क्या करेगा इन लोगों ने? इन लोगों का मतलब कि सोच ऐसा है कि आईएनएस गुलदार को क्या किया जाए, डुबाया जाए पहले। ठीक है, डुबा के क्या किया जाए, उस पैसे खर्च किया जाए और आईएनएस गुलदार को ही भारत का सबसे पहला अंडर वाटर म्यूजियम बना दिया जाए। ठीक है, तो आईएनएस गुलदार को ये लोग डुबाने के फिराक में है। ठीक है, आईएनएस गुलदार को ये डुबाना चाहते हैं और क्या करना चाह रही है कि अंडर वाटर म्यूजियम बनाने जा रहे हैं, पानी के अंदर म्यूजियम बनाने जा रहे हैं आईएनएस गुलदार को डुबा के। इसके लिए भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार 46.91 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए अनुमति दे दिया है। ठीक है, करोड़ खर्च करने के लिए अनुमति दे दिया है। ठीक है, 46.91 करोड़। ये कहा हो रहा है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। जब महाराष्ट्र की बात आ रही है तो महाराष्ट्र में मैंने बहुत चीजें बताया आप लोगों को। महाराष्ट्र में 2026 का कुंभ होने जा रहा है, उसका नाम क्या है? सिंहस्थ कुंभ। कहाँ होने वाला है? नासिक में। कहाँ पे? नासिक में। कहाँ पे? गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, नासिक। नासिक में कहा? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, सिंहस्थ कुंभ इसका नाम दिया गया। ठीक है, 2026 में होने वाला है नासिक में। ये किसने बताया था? देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस कौन है? सीएम किसका? कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है, वहां पे दो गवर्नर है। कौन कौन? अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। सॉरी, डेप्यूटी सीएम, नॉट गवर्नर। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। डेप्यूटी सीएम कौन है? अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। ठीक है, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। ठीक है, आप लोग को कल बताया था मैं शनिवार वाला। शनिवार वाला भी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। शनिवार वाला कहाँ है? महाराष्ट्र में। शनिवार वाड़ा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे बाजीराव मस्तानी मूवी। ठीक है, उस मूवी में शनिवार वाला को दिखाया गया है। ठीक है, देखना मूवी, बहुत अच्छा है ये। और और क्या बताया हूं मैं इसमें? चलिए, इसमें इतना ही फिलहाल, तो आगे। अल्पसंख्यक कारीगरों को प्रदर्शित करने के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, किरण रिजिजू ने किया था। ठीक है, ये कौन है? अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मंत्री इन्हीं को बनाया गया है। माइनॉरिटी। ठीक है ना, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है इनके पास ही है। किसके पास? किरण रिजिजू के पास। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, कौन है ये? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है। ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कारीगरों को प्रदर्शित अल्पसंख्यक कारीगरों को प्रदर्शित करने के लिए लोक संवर्धन पर्व ये कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के राजघाट। राजघाट में। ठीक है, इसमें क्या है? ये क्या है? जो भी लोकल स्तर पे, जैसे कई लोग राजस्थान में जैसे क्या कहते हैं, लाख का चूड़ी बनता है। लाख का चूड़ी। ठीक है, और क्या कहते हैं, वहां पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं छोटे छोटे, इसके ब्लू पॉटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख का चूड़ी, ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी। ठीक है, और बनारस का का जो साड़ी पे कढ़ाई किया जाता है, बॉर्डरी कहा जाता है उसको। ठीक है,
इन सब के बढ़ावा देने के लिए वहां पे लोक संवर्धन पर्व शुरू किया गया है, जो इसके जो अनावरण है किरण रिजिजू ने किया है। ठीक है, ये किरण रिजिजू कौन है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है। ठीक है, इसमें के नाम है सी आर पाटिल। सी आर पाटिल मैंने आप लोगों को बताया था कौन है, जल शक्ति मंत्री। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल। जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल। बाकी तीन को जानते हैं आप लोग, भारत के प्राइम मिनिस्टर है, इनको भी जानते होंगे आप लोग। ठीक है, गृह मंत्री है। चलिए आगे, इसमें इतना ही। क्वेश्चन है, विजय रूपाणी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनके हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया? ठीक है, विजय रूपाणी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? देखिए, विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व सीएम थे। गुजरात के एक्स मुख्यमंत्री, गुजरात के पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, जिनका निधन हो गया। अभी जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, वही बैठ के यहाँ से अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुए थे। ठीक है, वो कुछ ही मिनटों में ये प्लेन क्रैश हो गया, जिसके चलते इनका इनका भी उसमें निधन हो गया है। ठीक है, इसलिए खबरों में है। इसमें इतना ही। आगे, कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, उस अभ्यास का क्या नाम है? शक्ति। शक्ति शक्ति 2025 आयोजित करने जा रहा है। कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 आयोजित करने जा रहा है? तो उसका नाम है शक्ति, उस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस के साथ ये 18 तारीख 18 जून से स्टार्ट होगा और 1 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, ये सैन्य अभ्यास 18 जून से स्टार्ट होगा और 1 जुलाई तक चलेगा। इसका नाम है शक्ति। ठीक है, इसके साथ कर रहा है भारत और फ्रांस के बीच, जिसका नाम है शक्ति 2025। ठीक है, फ्रांस से याद आ रहा है कि फ्रांस में अभी एआई समिट हुआ था, जहां मोदी जी गए थे। पहला एआई समिट था जो फ्रांस में हुआ। ठीक है, यानी एआई समिट बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। बहुत देशों के मतलब बड़े बड़े देशों के डेलीगेट्स गए थे वहां पे उसमें भाग लेने के लिए, उस समिट में। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी भी गए थे इसमें, खुल के एआई पे बात हुई वहां पे। ठीक है ना। कहा हुआ था फ्रांस, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, कोई बताएगा? फ्रांस का प्रेसिडेंट, फ्रांस का प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, ये है राष्ट्रपति, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, फ्रांस का। इसमें और क्या हो सकता है? फ्रांस हो गया, ठीक है ना। और ये सैन्य अभ्यास की बात कर रहे थे हम लोग। हम बहुत सारे सैन्य अभ्यास के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, जैसे कि हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड किसके किसके बीच होता है? भारत और चाइना के बीच, भारत प्लस चाइना। ठीक है, मतलब चीन, भारत और चीन। संप्रीति अभ्यास,
ये किसके साथ होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश, ठीक है। जीमैक्स, जीमैक्स जापान और भारत के साथ, जापान और भारत के साथ, ठीक है। सीमेक्स, सीमेक्स सिंगापुर और भारत के साथ, ठीक है। और क्या बताया था मैं? आस्त्रा हिंद बताया था एक आपको, आस्त्रा हिंद। किसके बीच होता है ये? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। एक है इंदिरा, इंदिरा रूस और भारत के बीच, रूस और भारत के बीच। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और भी बहुत सारे, एक बताया था आप लोग को नोमैड एलिफेंट, नोमैड एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, ठीक है। और क्या था? और वज्र, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार वज्र प्रहार यूएस और इंडिया के बीच। एक और होता है यूएस के साथ, टाइगर ट्रंप, टाइगर ट्रंप, ठीक है। इतना ही है, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे है तो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया आप लोगों को। आगे, भारत के किस राज्य में पहली बार थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक, एक राष्ट्रीय पक्षी है थाईलैंड का, ये भारत में दिखा है, ठीक है। भारत में एक जगह पे दिखा है और काफी चर्चा में ये। इसके, अगर इस पक्षी को आप लोग देखोगे तो इसमें लगेगा कि मुर्गा भी है, कबूतर भी है, मोर भी है, ठीक है। आप लोग सर्च मारना जाके गूगल पे, सियामी फायरबैक। इसका जो है ना मुंह मुर्गे की तरह, जो वो कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, वो जो मुर्गे के वो रेड कलर का जो चेहरे के ऊपर होता है ना, सर के ऊपर, वैसे ही इसके सर के ऊपर होता है। और जिसका जो इसका चोंच होता है मोर की तरह होता है, और इसका बॉडी के जो कलर होता है मोर की तरह ही होता है। देखना आप लोग एक बार, ये कहाँ दिखा है? उत्तराखंड में। कहाँ का है ये? थाईलैंड का। कहाँ का है ये? थाईलैंड का। थाईलैंड का क्या है ये? राष्ट्रीय पक्षी है। इसका नाम है सियामी फायरबैक, सियामी फायरबैक, उत्तराखंड में दिखा है। अब बात करेंगे थाईलैंड का, ठीक है। थाईलैंड, थाईलैंड से याद आ रहा है कुछ? कुछ दिन पहले हमारे भारत में, भारत के हैदराबाद में मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हुआ था, ठीक है। तो वहां पे मिस वर्ल्ड जो बनी थी वो थाईलैंड की मिस वर्ल्ड थी, मिस थाईलैंड थी, मिस थाईलैंड थी, मिस थाईलैंड। उनका नाम क्या था? ओपल सुचाता, ओपल सुचाता, ठीक है। ओपल सुचाता नाम था, और यही क्या बनी है? मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड का क्राउन इन्हीं को मिला है 2025 का, जो इंडिया में हुआ था, ठीक है। कौन है? ओपल सुचाता, और कहाँ की रहने वाली है? थाईलैंड की। और वहां की ये मिस थाईलैंड हो, थाईलैंड बनी थी, ठीक है। और ये अब मिस वर्ल्ड है। क्या है? मिस वर्ल्ड है। कौन? ओपल सुचाता, ठीक है। ओपल सुचाता। चलिए इसमें इतना ही। आगे, किस देश ने यूनाइटेड ओशियन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड ओशियन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड, किस देश ने यूनाइटेड ओशियन कॉन्फ्रेंस में ब्लू एनडीसी चैलेंज है, चैलेंज, चैलेंज, चैलेंज की शुरुआत की है? देखिए,
Which country has initiated the Blue NDC challenge at the United Nations Ocean Conference? ठीक है, यानी UNOC3। ठीक है, इसमें दो देश है, ब्राजील और फ्रांस, दोनों ने किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए एंड बी दोनों। ठीक है, ए एंड बी दोनों, दोनों होगा। अब ये है क्या एनडीसी? ठीक है, यूनाइटेड नेशन ओशियन UNOC3 है क्या ये? तो देखिए ये है कि ये कई देशों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी जलवायु योजनाओं में महासागर केंद्रित कार्यों को शामिल करें। ठीक है, जलवायु योजना, जो जलवायु योजना है, जलवायु योजनाओं को जलवायु योजनाओं को क्या करें? महासागर केंद्रित कार्यों को बढ़ावा दे, बढ़ावा कह लो या फिर ये कह लो कि इसको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। मतलब हर देश के पास अपनी अपनी जलवायु को लेके योजना होती है, और योजना होती है, उसी योजनाओं का क्या कहा जा रहा है यूनाइटेड ओशियन कॉन्फ्रेंस में? क्या कहा जा रहा है कि वो महासागर केंद्रित कार्यों को बढ़ावा दे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, एक लाइन में खत्म करते हैं इस बात को कि जितने भी अलग अलग देश है, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया है जितने भी अलग अलग देश है, उन हर एक देश का अपने जलवायु की योजना होगी। ठीक है, तो उन योजनाओं को क्या क्या कह रहे हैं लोग कि इस एक मंच है, उस मंच पे लाकर उसको केंद्रित किया जाए। ठीक है, और उस पर काम किया जाए, बस यही है। ठीक है, तो एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक एनडीसी टर्म है यहाँ पे, नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, लिख लो आप लोग, नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन छूट गया क्या? कंट्रीब्यूशन, एनडीसी का फुल देखो, यहाँ पे एनडीसी आया होगा एक टर्म, एनडीसी। ठीक है, यहाँ भी आया है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, ब्रिक्स, ब्रिक्स चल रहा है, हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में, ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन कहा? तो ब्राजील में 2025 का जो ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो कहा? ब्राजील में। ठीक है, ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, याद रखना आप लोग। चलिए आगे। नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला भारत का 29वां विधानमंडल कौन बना है? ये नेवा प्लेटफॉर्म है क्या? भारत सरकार की एक पहल है। ठीक है, नेवा प्लेटफॉर्म, इसमें क्या है कि जितने भी राज्यों के कह लो या केंद्र शासित प्रदेश कह लो, उन राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी विधानमंडल है, मतलब उसको कागज रहित बनाना है, कागज रहित, मतलब कागज छोड़वा के जितने भी काम कागज पे होते थे, कागज कलम से, उसको क्या करना है? डिजिटली लेके आना है। उसके लिए इन लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया है। ठीक है, और सारे काम जो होगा डिजिटली होगा, जितने विधानमंडल के काम होगा वो डिजिटली होगा। तो नेवा प्लेटफॉर्म जो है ये क्या है? जितने भी ये कागज रहित डिजिटली विधाई का काम करने का क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, नेवा प्लेटफॉर्म। तो वो पूछा है क्वेश्चन, नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो पुडुचेरी। विधानमंडल कौन सा है? तो पुडुचेरी। तो ये भी पूछ सकता है 28वां राज्य, 28वां राज्य था दिल्ली था अपनाने वाला। दिल्ली के भी विधानमंडल का जितने भी काम है वो ऑनलाइन ही होता है, डिजिटली ही होता है। ठीक है, नेवा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेवा,
नेवा का फुल फॉर्म लिख लो आप लोग। नेवा, नेशनल ई विधान, ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी ट्रेंडिंग है ये। ठीक है, नेवा का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, तो अपनाने वाला राज्य 29वां राज्य कौन बना है? पुडुचेरी। 28वां कौन था? दिल्ली। ठीक है, इसमें इतना ही। आगे, शहीद ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किए गए हैं? शहीद ड्रोन, नाम का नाम देख रहे हो ना आप लोग, नाम में ही शाहिद है, शाहिद ड्रोन। इसको जो डेवलप किया है, जिसने विकसित किया है, उस कंट्री का नाम है ईरान। ईरान, कुछ दिन पहले आप लोग बताया था, ईरान जो है रसिया से मिलकर 8 न्यूक्लियर 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम कर रहा है। ठीक है, यानी अलग से 8 न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं वो लोग। कौन? रशिया और ईरान मिलकर, रसिया के साथ मिलकर बना रहा है। ठीक है, टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है। ठीक है, इजराइल और ईरान में क्या हो रहा है? युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वो भी मार रहे हैं, ये भी मार रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं, जो इजराइल है, इजराइल एक छोटा सा देश है। छोटा सा देश कहने को है, लेकिन लेकिन इजराइल जो है काफी डेवलप कंट्री है। ये अपने चीजों को लेके, अपने चीजों को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, ये टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्री, मतलब टेक्नोलॉजी से काफी विकसित देश है। अब इतना ही समझ जाइए आप लोग कि इजराइल और ईरान में 80 गुना का फर्क है। ठीक है, मतलब ईरान जो है इजराइल से 80 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 80 गुना क्षेत्रफल की दृष्टि से कह लो, या सैनिक के दृष्टि से कह लो, इससे हर चीज में बड़ा है। लेकिन टेक्नोलॉजी में इसका कुछ नहीं है, इसके आगे ईरान कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी क्या है कि इजराइल वाले ने 2 दिन पहले की बात है, क्या किया है, ईरान के जितने भी सैन्य अधिकारी है, जो टॉप लेवल के, जो हमारे यहाँ होते हैं ना, सेना के प्रमुख, जैसे आर्मी के प्रमुख हो गया, एयरफोर्स का प्रमुख हो गया, नेवी का प्रमुख हो गया, उन सबको, ये जो है ना टॉप प्रमुख, जो तीनों अधिकारी के जो टॉप प्रमुख है, उनको इन लोगों ने मार दिया है। इजराइल वालों ने एक ही जगह सबको मार दिया है। इसके अलावा जो ये यहाँ के जो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर बम कहते हैं, जिसको परमाणु बम कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो काम करने वाले वैज्ञानिक थे, जो जो टॉप मोस्ट के थे वैज्ञानिक, उन वैज्ञानिकों में से 3 साइंटिस्ट को मार दिया इन लोगों ने। 3 वैज्ञानिकों को क्या किया इन लोगों ने? मार दिया, जो एक ही जगह बैठे थे सारे के सारे, सबको मार दिया इन लोगों ने। अब क्या होगा, इनका कमर ही तोड़ दिया। और जो न्यूक्लियर बम बनाने वाले थे, ये क्या, देखिए ये लड़ाई क्यों हो रही है पहले ये जानते हैं हम लोग। लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में इसलिए हो रही है, ईरान चाह रहा है कि मैं दुनिया का उस नाम में शुमार हो जाए मेरा नाम, जो न्यूक्लियर पावर वाले देश बैठे हुए हैं, जो 9 देश है जिनके पास न्यूक्लियर बम है। ये लोग भी चाहते हैं, ईरान वाले, कि हम भी अपना न्यूक्लियर बम बना ले। लेकिन इजराइल जो है उनके पड़ोसी देश है। ठीक है, इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ये बनाए। ठीक है, रीजन बिहाइंड कि वो फिर इजराइल वालों को लग रहा है कि ये मुझे ब्लैकमेल करेंगे, ब्लैकमेल करके कुछ भी अपने बात को मनवा लेंगे। ठीक है, इसलिए इजराइल ये चाह नहीं रहा है, इसलिए ये आक्रमण कर रहा है। किस पे? ईरान पे, बार बार ईरान पे आक्रमण कर रहा है। ठीक है, अभी ये चल रहा है सिलसिला, ये अभी तक इतना हो गया है कि कहा जा रहा है, माना जा रहा है, ऐसा आज की डेट की बात कह रहा हूँ, कि इनके जितने भी परमाणु रिएक्टर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सब पे आक्रमण करके इजराइल वालों ने ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ऐसा। चलिए आगे। किस संगठन ने द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक से अपनी 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन
SOWP रिपोर्ट जारी किया, किसने? यूएनएससी ने, यूएनएससी ने, ठीक है, यूएनएससी या यूएनएफपी है, सॉरी, किसने? यूएनएफपीए ने, ठीक है, यूएनएफपीए ने। किस संगठन ने द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक से अपनी 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन SOWP रिपोर्ट जारी की? तो यूएनएफपीए ने, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए यूएनएफपीए कल ही बताया था आप लोगों को, जो जनसंख्या वृद्धि दर को बताया था, किसने? इसी की रिपोर्ट में बताया गया था कि जो भारत का जनसंख्या जो होगा अभी जो है 146 करोड़ है, 2060 में 260 में 2060 यानी 2060 की बात कर रहे हैं हम, नॉट 2060, ठीक है। 2060 में भारत की जनसंख्या जो होगी 170 करोड़ हो जाएगी। इन्होंने ही रिपोर्ट दिया था ये, ठीक है, 170 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे उसके बाद क्या होगा? 2060 के बाद धीरे धीरे जनसंख्या जो होगा इंडिया का कम होने लगेगा, ठीक है। देखिए एक आया टर्म यहाँ पे, एक टर्म आया ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। टोटल कितने देश है? 27, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर बेल्जियम में। कहा? बेल्जियम, ठीक है। हेड कौन है? हेड यूरोपियन संघ का हेड, हेड कौन है यूरोपियन संघ का? बताया हूं मैं ये आप लोगों को, ठीक है। बताया हूं मैं, यूरुसेला, यूरिसेला वान डेर ली, वान डेर ली, ठीक है। यूरुसेला वान, यूरुसेला वान डेर ली, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा, आप याद रखना बस, यही चीज है इसमें। आगे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्रों की बात हो रही है। खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? किस देश ने की? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर होगा मंगोलिया। अब बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का मतलब है बहुत सारे राष्ट्र होंगे इसके, ठीक है, बहुत सारे राष्ट्र मिलकर एक सैन्य अभ्यास कर, सैन्य अभ्यास क्यों किया जाता है? अगर मान लो कि इंडिया और बांग्लादेश क्या कर रहा है? सैन्य अभ्यास कर रहा है, ठीक है, संप्रीति सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसमें होगा क्या? जो सैन्य अभ्यास करेंगे तो उसमें क्या सीखते हैं लोग कि हम लोग अगर किसी और देश से लड़ना होगा, अगर हम दोनों को एक साथ मिलकर लड़ना है तो कैसे लड़ेंगे? मान लो पाकिस्तान से लड़ाई हो गया, बांग्लादेश चाह रहा है इंडिया की तरफ से लड़ना, तो सैन्य अभ्यास एक दूसरे के साथ किया है, उन लोगों को पता है कि कैसे करना है ये युद्ध, ठीक है। तो कैसे कहा करते हैं? वो सैन्य अभ्यास में ही करते हैं, ठीक है। उसके जो तैयारी होता है वो सैन्य अभ्यास में तैयारी करते हैं। तो पाकिस्तान से जब मिलकर लड़ेंगे तो उनको पता होगा पहले से कि हमें क्या करना है, ठीक है। इसीलिए सैन्य अभ्यास दो देशों के बीच में होता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास करवाने का? उद्देश्य क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, ठीक है।
क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि आसपास लोग हो जो डरे, मारकाट ज्यादा ना करे, युद्ध का स्थिति ना बने, ठीक है, इसलिए क्या है कि ये अभ्यास किया जाता है, ठीक है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा होता है ये, ठीक है। चलिए अगला, स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय आइडिया सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय आइडिया सम्मेलन को किसने संबोधित किया है स्टॉकहोम में, ठीक है, स्टॉकहोम कहा हुआ है कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ये स्टॉकहोम में, ये किसने किया है, देखिए ज्ञानेश कुमार, ठीक है, आइडिया कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोम, तो ज्ञानेश कुमार ने इसको किया है, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में, आइडिया कॉन्फ्रेंस में टोटल कितने देश थे, टोटल देश 31, 31, लेकिन इसमें 50 प्लस यानी 50 से अधिक देशों के चुनाव नियुक्त प्रबंधक आए हुए थे, मौजूद थे, ठीक है। और उन सबको किसने, ज्ञानेश कुमार ने संबोधित किया है, ठीक है, हमारे देश के। ये कौन है ज्ञानेश कुमार, ये है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये कहा हुआ है स्टॉकहोम में, कहा स्टॉकहोम में, ठीक है। आइडिया का फुल फॉर्म लिख लो आप लोग, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल A4 इलेक्टोरल A4 असिस्टेंस, देख लेना आप लोग एक बार, असिस्टेंस गूगल कर लेना, गूगल आप लोग, सही होना चाहिए, ठीक है। ये आईडीआई का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल असिस्टेंट, एक बार गूगल कर लेना आप लोग, ठीक है। इसमें इतना ही, आगे प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, अभी रेस वॉकिंग है, रेस वॉकिंग एक टर्म आया है, रेस वॉकिंग में क्या है, वॉक करते हुए रेस करना, और दौड़ना नहीं है, वॉक करना है, वो भी तेजी से वॉक, ऐसा लगेगा कि दौड़ रहा है, आप लोग देखना, जाके देखना इसको, देखोगे तो आप लोगों को काफी फनी लगेगा, लेकिन ये काफी इसमें मेहनत लगता है, मतलब वॉक करके रेस करना है। उसमें क्या मिला है, स्वर्ण पदक किसको मिला है, प्रियंका गोस्वामी को, ठीक है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, उनको स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण, ठीक है। इसमें इतना ही, आगे चलिए, आज के इतना ही, अगले क्लास में हम और भी बातें पढ़ेंगे, और भी बातें जानेंगे जो रोचक, जो अभी न्यूज में चल रहा है, ठीक है। और एक मैं वीडियो लूंगा ईरान और इजराइल के ऊपर, जो अभी युद्ध की स्थिति बना हुआ है, ठीक है ना, अब वीडियो देखना, वो होगा आप लोग के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।